हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू वांगशन वन शॉट फैन फिक्शन जिसका नाम है यादें। और ये फैन फिक्शन मैंने नहीं लिखा है। फैन फिक्शन की जो ऑथर है उनका नाम है मिश्री पटेल और इन्हीं का लिखा हुआ ये फैन फिक्शन है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो इस फैन फिक्शन को रीड कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फैन फिक्शन को। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक ओमेगा को जिसके हाथ में एक बेबी था और वो सड़क पे चलते जा रहा था। चारों तरफ बारिश हो रही थी, सड़कों पर पानी जमा हो गया था। इस वक्त सड़कों पर कोई नहीं था क्योंकि बहुत तेज बारिश होने की वजह से सभी लोग अपने घरों में थे। बारिश की जो बिजली चमकने की तेज आवाजें होती हैं वो चारों तरफ गूंज रही थी और उसी में वो ओमेगा बस चलते जा रहा था। उसे ऐसे देखकर लग रहा था कि वो चल तो रहा है बट उसमें जान नहीं है, क्योंकि उसकी जान तो शायद पहले ही जा चुकी है। वो बस एक जिंदा लाश की तरह उस भीगी सड़कों पर चलते जा रहा था और तेज बारिश में बस ऐसे ही जा रहा था। उसे देखने वाला कोई नहीं था और नहीं रोकने वाला कोई था। इस समय सड़क बिल्कुल सुनसान थी और बादलों की तेज गड़गड़ाहट की आवाज बस जोर जोर से आती जा रही थी। और उस ओमेगा के हाथों में एक बच्चा था, शायद 1.5 महीने का था। उसे उस ओमेगा ने अपने कपड़ों में छुपा के रखा था जैसे वो बारिश से बचा सके, बट फिर भी तेज बारिश की वजह से वो दोनों भीग रहे थे, बस भीगते जा रहे थे। उस ओमेगा की आंखें देखकर लग रहा था कि जैसे मानो कितने टाइम से वो रो रहा हो। उसकी आंखें जो कभी खुशियों से भरी हुई थी आज सिर्फ उनमें गम था। गम के अलावा कुछ नहीं था। जिंदा लाश की तरह बस वो चलते जा रहा था और उसे संभालने वाला कोई नहीं था, न ही उसके पास पैसे थे कि वो जाकर किसी होटल को बुक कर सके। वो बिल्कुल चलते जा रहा था ऐसे ही सड़कों पर, बिना किसी पैसे के, बिना किसी परवाह के। बस उसने अपने बच्चे को कस के पकड़ा हुआ था ताकि उसे कुछ हो ना जाए। और इतनी तेज बारिश में वो न जाने कब से चल रहा था। आखिर में जाकर उसके पैर जवाब देने लगते हैं और वो एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है और अपने बच्चे को अपनी उस कपड़ों की जैकेट से बाहर निकालता है और उसे देखता है और बोलता है, सिजुई, तो तुम तो मुझे छोड़ के नहीं चले जाओगे ना मेरे बच्चे? तुम तो हमारे पास रहोगे ना? हाँ, तुम्हारे अलावा अब मेरा कोई नहीं है। एक तुम ही हो जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना अपने बाबा की तरह? प्लीज़ प्लीज़ सिजुई, मुझे छोड़ के मत जाना, मत जाना। और वो बस उस बच्चे को देखने लगता है। वो बच्चा बस चुपचाप था, कुछ भी नहीं बोल रहा था और वो ओमेगा बस एकदम शांति से खड़ा हुआ था। उसकी खुशियाँ जैसे बहुत पहले ही छीनी जा चुकी हों। उसके पास अब कुछ नहीं था। और ये ओमेगा कोई और नहीं, वीजिंग था। वीजिंग अपने बेटे आयुआन, जो कि 1.5 महीना का है, उसे देखते हुए बोलता है, आयुआन, मुझे मुझे छोड़ के मत जाना मेरे बच्चे। तुम्हारे बाबा हमें छोड़ के चले गए। उसे उसे कैसे लगा कि उसे क्या जाने के बाद हम खुश रहेंगे? उसका परिवार कभी हमें अपनाएगा? उसका उसका परिवार ने हमें नहीं अपनाया। तुम्हारे तुम्हारे डैड के जाने के बाद उन्होंने तो हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैं कैसे रहूँगा उसके बिना? मैं क्या करूँगा आयुआन? मैं क्या करूँगा? तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरा। उसने उसने कितने सारे प्रॉमिस किए थे मुझसे कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, कितने वादे किए थे, पर वो अपने सारे वादों को छोड़कर हमें छोड़ के चला गया आयुआन, हमें छोड़ के चला गया। पर पर फिर भी मुझे पता है तुम्हारे बाबा तुमसे और मुझसे बहुत प्यार करते थे आयुआन। वो हमसे बहुत प्यार करते थे। कोई बात नहीं आयुआन, इट्स ओके। हम हम उनके बिना न जाने कैसे रहेंगे। मगर मेरे बच्चा, तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, कभी छोड़ के मत जाना। ये बोलकर वीजिंग आयुआन को अपने सीने से लगा लेता है और भी टाइटली। अब अब उसकी आंखें और दिल दोनों ही दर्द कर रहा था। उसने अपने प्यार, अपने हस्बैंड, अपने अल्फा हस्बैंड लैन वांगजी को आज ही खो दिया था। और जैसे ही लैन वांगजी की डेथ का वीजिंग को पता चला, वीजिंग वीजिंग पूरी तरह से टूट गया। बट वीजिंग की जो वांगजी की जो फैमिली थी, उन्होंने एक बार भी वांगजी को वीजिंग को देखने तक नहीं दिया। लास्ट टाइम अपने हस्बैंड का फेस भी नहीं देखने दिया और नहीं उसके अंतिम रिचुअल जो होते हैं वो भी नहीं करने दिए। बस धक्के मार के विजिंग को घर से बाहर निकाल दिया उसके बच्चे के साथ। विजिंग के पास कहीं भी जाने के लिए जगह नहीं थी। वो वो बस बेघर हो गया था। कैसी किस्मत थी विजिंग की जो अपने बच्चे को लेकर ऐसे बारिश में एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। जो कभी महलों में रहा करता था, आज एक सड़क पर खड़ा हुआ है बिना किसी आश्रय के। बस देख रहा है अपने बच्चे को, डरी हुई, सहमी हुई बाहों में अपने बच्चे को लिए हुए खड़ा हुआ है। बीजिंग रोते हुए कहता है, वांगजी, वांगजी, तुमने कैसे सोचा कि तुम्हारी फैमिली हमें कभी अपनाएगी? तुमने क्यों ये सोचा? क्यों छोड़ के चले गए मुझे और आयुआन को ऐसे अकेला? तुम्हारी फैमिली एक बार भी उन्हें ये नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा?
उन्होंने उन्होंने हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, एक बार भी तुम्हें देखने नहीं दिया, एक बार भी नहीं देखने दिया। भांग जी, अब मैं क्या करूँगा? कैसे अपने बच्चे को बड़ा करूँगा? कैसे कैसे सब करूँगा? ये इतने घटिया लोगों से भरी हुई दुनिया में मैं कैसे रहूँगा अपने बच्चे के साथ? वांग जी, क्यों चले गए मुझे छोड़कर? ये बोलकर फिर से वो रोने लगता है, उसके दिल में दर्द होने लगता है और वो कैसे अपने आप को संभाल रहा था ये तो वो खुद ही जानता था। वीयिंग की आंखों से बस आंसू आ रहे थे। हाँ, हाजी वांग जी की डेथ हुई और हाजी उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। वीजिंग फिर इधर उधर देखता है बट उसे वहाँ पे कोई नज़र नहीं आता, तो वीजिंग उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। उस पेड़ से टेक लगाता है, अपने बच्चे को फिर से अपने सीने से लगा लेता है और फिर से अपने कपड़ों में कवर कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग हो चुकी थी, धीरे धीरे सूरज भी निकल आया था और बारिश भी अब थक गई थी, पर वीजिंग की आंखों से वो आंसू अभी भी बहना बंद नहीं हुए थे। अभी भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वीजिंग नींद में था और आयुआन बस चुपचाप एकदम टुकुर-टुकुर वीइंग को देख रहा था। वो बच्चा बिल्कुल नहीं रो रहा था। शायद वो समझ गया था कि उसके मामा बहुत परेशान है और वो और परेशान नहीं करना चाहता था। बट तभी एक हाथ वीइंग के शोल्डर पर आकर रुकता है और उसे हिलाते हुए बोलता है, बच्चा। एंड जैसे ही वीइंग की आवाज़ सुनता है, वो तुरंत ही मतलब एकदम डर कर उठ जाता है और देखता है और मतलब कौन? एंड वीइंग देखता है साइड में, तो वहाँ पर एक मिडिल एज मैन आदमी खड़ा हुआ था जो वीइंग को ही देख रहा था कंसर्न नज़रों से। वीइंग उसे देखता है, वो ओल्ड मैन था, एक मिडिल एज मैन था। वो देखता है और बोलता है, बेटा तुम ठीक हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? जब वीइंग ये आवाज़ सुनता है तब वो बोलता है, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इस वक्त वीइंग के लिए कहीं पर भी जाना बहुत मुश्किल था। वीइंग अपने बच्चे को देखता है और वो सोचता है अब वो क्या करेगा? इस दुनिया में वो कैसे रहेगा बिना वांग जी के? कैसे रहेगा? कैसे जिएगा? कैसे अपने बच्चे को बड़ा करेगा? कैसे उसे पालेगा? उसके पास कुछ भी नहीं है, ना उसके पास घर है, ना पैसा है, सिर्फ और सिर्फ वांग जी की यादें हैं उसके पास। और अब वो क्या करेगा? तभी वो मिडिल एज मैन कहता है, बेटा। एंड वीजिंग फिर से उस आदमी को देखता है और डर जाता है और बोलता है, कुछ नहीं हुआ, मैं जाता हूँ। और वीजिंग अपने बच्चे को सीने से लगाई वहाँ से जाने लगता है, बट तभी वो ओल्ड एज मैन कहता है, बेटा वांग जी की यादों से भाग रहे हो? और ये सुनते ही वीजिंग के पैर जो आगे बढ़ रहे थे वो वहीं पे रुक जाते हैं और वीजिंग बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। वो ओल्ड मैन कहता है, तुम्हारा नाम वीजिंग है ना? तुम लैन वांग जी के ओमेगा हस्बैंड हो, है ना? जब वीजिंग वांग जी का नाम सुनता है तब वो धीरे धीरे पलट कर देखता है। वो ओल्ड मैन वीजिंग को देखता है और कहता है, "आ, तुम वीजिंग ही हो ना, है ना? वांग जी के हस्बैंड?" वीजिंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। वो ओल्ड मैन देखता है और बोलता है, एक टाइम था वीजिंग बेटा जब तुम्हारे हस्बैंड वांग जी ने मेरी बहुत मदद की थी, तो मैं चाहता हूँ अब मैं तुम्हारी मदद करूँ। जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बेटा मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड ने हमारी बहुत मदद की थी। तुम चलो, मैं तुम्हारे हस्बैंड के घर लेके चलता हूँ। वीजिंग शॉकिंगली देख रहा था और बोलता है, बट वो बोलते हैं, नहीं वो घर नहीं, एक अलग घर चलो, जो कि तुम्हारे पति ने शायद कहीं ये सोचकर ही तुम्हारे लिए बना दिया था। चलो। वीजिंग उसे देखता है, उस ओल्ड एज मैन को। वो ओल्ड एज मैन कहता है, बेटा चिंता मत करो, मैं ख्याल रखूंगा और उस घर में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार ही प्यार होगा। चलो, तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने पति पर, अपने हस्बैंड पर। जब वीजिंग ये नाम सुनता है तब वो अपनी आंखें बंद करता है और फिर वो चलने के लिए राजी हो जाता है। वीजिंग को डर लग रहा था बट फिर भी उसे जाना होगा। कहीं दिल में एक उम्मीद थी कि कुछ सही होगा, क्योंकि अगर बीजिंग नहीं गया तो वो अपने बच्चे को कैसे संभालेगा? उसके पास सड़कों पे रहने के लिए मतलब जगह ही जगह है ना? पर बीजिंग सड़कों पे नहीं रह सकता क्योंकि उसे अपने बेटे आयुआन को बड़ा करना है। आयुआन बहुत छोटा है। बीजिंग ऐसे सड़कों पे नहीं रह सकता और एक ओमेगा होके तो बिल्कुल भी नहीं। बीजिंग फिर उसकी बात मान जाता है और अपने सिर हमें हिला देता है। वो ओल्ड एज मैन वहाँ से चलना शुरू करता है और बीजिंग भी उसके पीछे चलने लगता है। कुछ ही देरों के बाद वो लोग एक घर के सामने आते हैं एंड वो ओल्ड मैन देखता है और बोलता है, ये तुम्हारे हस्बैंड का घर है। बीजिंग आगे चलने लगता है और तभी वो रुक जाता है। उसकी नज़र पड़ती है वहाँ की नेम प्लेट पर जिस पे लिखा हुआ था, सपनों का आशियाना, ड्रीम प्लेस। बीजिंग बस देख रहा था और उसकी आंखें फिर से एक बार आंसुओं से भर जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके मन में वांग जी की यादें थी बहुत सारी जो इस वक्त बस वहाँ पर थी और ये एक ओल्ड एज होम था। बीजिंग सारी चीज़ें आसपास देखता है और फिर उसे वांग जी की यादें आती हैं। हाँ, एक याद जो उसके मन में थी। अब हम देखते हैं एक मेमोरी को जो बीजिंग के माइंड में है। बीजिंग याद करता है आज से कुछ साल
पहले का सीन, कुछ टाइम पहले का एक कॉलेज का सीन। छत पर 2 लोग खड़े हुए थे जो कि लैनसेन और वीजिंग ही थे। वीजिंग ने अपना सर वांगजी के शोल्डर पे रखा हुआ था और वो अपना सर वांगजी के शोल्डर पर रखे हुए बोलता है, वांगजी। वांगजी बोलता, बोलो। वीजिंग बोलता है, तुम्हें पता है आज ना मैंने एक ओल्ड कपल को देखा जो रास्ते पे थे, सड़क पे सो रहे थे। उन्हें देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा वांगजी। वांगजी बोलता, अच्छा। वीजिंग बोलता, तुम्हें पता है वांगजी, मैंने एक चीज़ सोची है। वांगजी बोलता, अच्छा क्या? वीजिंग बोलता है, मैं ना उन लोगों के लिए एक ओल्ड एज होम बनाऊंगा जहाँ पर वो खुशी से रहेंगे। मेरा आइडिया कैसा लगा? वांगजी बोलता है, बिल्कुल बहुत अच्छा है वीजिंग। और वांगजी वीजिंग को देखता है, उसके चिक्स को सहलाता है और बोलता है, हाँ मैं ना उनके लिए ओल्ड एज होम बनवाऊंगा अपने पापा को बोल के। बाबा के पास तो बहुत सारे पैसे हैं तो वो बना देंगे ना। वांगजी बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल वीजिंग। वीजिंग स्माइल करता है और वांगजी वीजिंग के चिक्स को सहलाता है और उसे हक करता है और बहुत ही ज़्यादा दोनों खुश थे। वीजिंग बोलता है, मैंने उसका नाम भी सोच लिया है। वांगजी बोलता है, अच्छा क्या? वीजिंग बोलता है, सपनों का आशियाना। कैसा लगा? वांगजी बोलता है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और वांगजी ये बोल के वीजिंग को हक करता है टाइटली। वीजिंग भी हक करता है और अब फिर से सीन चेंज होता है और वही कॉलेज की छत थी। वांगजी बस जल्दी से आता है और देखता है वीजिंग अपने फेस को दूसरी साइड करके खड़ा हुआ था। वांगजी तुरंत याद बोलता, वीजिंग। वीजिंग टर्न करता है तो वीजिंग की आंखों में आंसू थे और वो रो रहा था। ये देख के वांगजी तुरंत ही उसे गले लगाता है और बोलता, वी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वीजिंग रोते हुए बोलता है, वांगजी। वांगजी तुम्हें पता है मैंने मेरे पापा को कहा कि मैं चाहता हूँ हम ओल्ड एज होम बनवाएं। मैंने कुछ ओल्ड कपल्स को सड़क पे सोते हुए देखा तो हम उनके लिए घर बना देते हैं। तो पापा ने कहा कि ऐसे लोग तो मुझे हर जगह मिल जाएंगे, तो क्या हम सभी लोगों के लिए ऐसे घर बनाते फिरेंगे? उन्होंने उन्होंने मुझे मना कर दिया वांगजी। उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं घर बनाएंगे। उन्होंने मना कर दिया वांगजी। और वीजिंग रोने लगता है। वांगजी वीजिंग को अपने से थोड़ा दूर करता है, वीजिंग की आंखों से आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, वीजिंग तुम चिंता क्यों करते हो? हाँ मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। तुम जो चाहो मैं वो सब करूंगा, ठीक है? तुम्हारे इस सपने को मैं पूरा करूंगा। वीजिंग रोते हुए बोलता है, सच में? तुम सच में करोगे? वांगजी बोलता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करूंगा वीजिंग। वीजिंग एक बहुत प्यारा ओमेगा था जो कहने को तो बहुत बड़ी फैमिली से आता है। उसकी फैमिली भी उससे बहुत प्यार करती है बट पैसे उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक हम देखते हैं लैन वांगजी। लैन वांगजी भी एक बहुत बड़ी फैमिली से आता है और वांगजी भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है वीजिंग से। वांगजी एक अकेला रहने वाला अल्फा था, बिना किसी से बात किए हुए चुपचाप एकदम अपनी ही दुनिया में गुम रहने वाला। बट जब से वीजिंग उसकी लाइफ में आया था उसकी लाइफ ही चेंज हो गई थी। वीजिंग ने वांगजी को जीना सिखाया था, उसे उसके बेरंग जिंदगी अंदर रंग भर दिए थे और वांगजी अब वीजिंग की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। और वांगजी वीजिंग को बोल देता है कि वो वीजिंग के लिए घर बनाएगा और जैसे वीजिंग को ये सब याद आता है वीजिंग बस रोता है और उस नेम प्लेट को देखता है और अपने मन में बोलता है, तो तुमने ये कर दिया था वांगजी, तुमने ये सच में किया था। वीजिंग की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और वीजिंग को अपने दिल में एक अजीब सी चीज़ फील होती है। उसका वांगजी उससे कितना प्यार करता है जो कि अब जा चुका है। बीजिंग अब सोचता है कि ये सब कैसे हुआ था। हम देखते हैं कुछ टाइम पहले का सीन। एक घर के अंदर 2 ब्रदर्स इधर से उधर भाग रहे थे। उनमें से एक वीजिंग था। वीजिंग के हाथों में एक फोटो थी। तभी दूसरी ओर से चेंग चिल्लाते हुए बोलता है, वी फूजियान मुझे फोटो दो वापस, वो मेरी ओमेगा की फोटो है, मुझे देखना है, दो। वीजिंग बोलता, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। ओह ये तो बहुत सुंदर है चैंग, सच में ये तो सुंदर है। जियांग चैंग गुस्से में बोलता है, वीजिंग मुझे दो। बट वीजिंग फोटो नहीं दे रहा था और वो लोग भाग रहे थे इधर से उधर घर में। जियांग चैंग सोफे से पिलोज उठाकर वीजिंग पे मार रहा था। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। तभी यानली आते हैं और बोलते हैं, चैंग आशियन क्या कर रहे हो? जियांग चैंग बोलता है, देखो ना दीदी वो मुझे फोटो नहीं दे रहा मेरे ओमेगा की। आशियन को देखते हैं यानली और बोलते हैं, आशियन तुम भी ना। वो चैंग देखता है और बोलता है, चैंग बोलता है, मैं 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 इस वीजिंग के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। यानली बोलती है, चैंग वो छोटा है। वीजिंग को देख के यानली स्माइल करती है। जियांग चैंग बोलता है, मम्मा देखो ना, हाँ, सच में मम्मा आप आइए देखिए, बचाइए, ये वीजिंग का बच्चा मुझे छेड़ रहा है। और ये मतलब ऐसे ही हंसी खुशी का माहौल था। उनके बाबा भी आते हैं और वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, सब खेल रहे थे। बीजिंग उन सब में सबसे लाडला था और वो सब हंसी खुशी से हंस रहे थे। पर ये नज़ारा फिर से बदल जाता है और अब वही लोग थे, सब कुछ वैसा ही था। बीजिंग सबकी आंखों का तारा था बट आज वही आंखों का तारा शायद उन सबके आंखों का कांटा बन गया था। बीजिंग दरवाजे पर खड़ा हुआ था और उसके पास उसका अल्फा खड़ा हुआ था, लैन वांगजी, जिससे उसने शादी की थी। और बीजिंग अपनी फैमिली को देख रहा था। उसकी फैमिली बीजिंग से बहुत गुस्सा थी, गुस्से में उसे देख रही थी। जियांग फेंगमिन गुस्से में वीजिंग से बोलते हैं, तुमने आज सारी हदें पार कर दी है, निकल जाओ घर से। वीजिंग बोलता है, पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी जो जियांग फेंगमिन थे वो बोलते हैं, मैं मानूंगा
कि मेरा बस एक ही बेटा है और एक ही मेरी ओमेगा बेटी है। मेरा ओमेगा बेटा मैं समझूंगा मर गया। आज से तुम मरे हुए हो हमारे लिए। और न रही बात प्रॉपर्टी की, तो आज से मैं तुम्हें उससे भी बाहर निकालता हूँ। तुम्हारा हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। चले जाओ यहाँ से, तुमने अपनी मनमानी की है तो अब सजा भी तुम्हें भुगतोगी। वी जिंग देखता है मैडम यू गुस्सा लग रही थी, जियांग फेंगमियान भी गुस्सा थे और जियांग जेंग भी गुस्सा था। बस उसकी एक शीजे ही थी जो रो रही थी वी जिंग को देख के। वी जिंग देखता और बोलता है माँ। तभी मैडम यू बोलती है आशियन तुमने हमारे प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया है। तुम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वी जिंग बोलता है माँ आपको भी ऐसा ही लगता है। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता तभी जियांग जेंग आगे आता है और बोलता है तुम सोच भी कैसे सकते हो ऐसा, हाँ, कि तुम इस लैन वांग जी को, इस घटिया लैन वांग जी को यहाँ लेकर आओगे शादी करके और हम बोलेंगे कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे। वी जिंग देखता है और बोलता है आखिरकार किया क्या है मैंने। मैंने बस प्यार ही तो किया है इससे। आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो। प्लीज एक्सेप्ट मी। आप हमें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। जियांग चैंग बोलता शट अप। जियांग फेंगमिन गुस्सा करते हैं और बोलते हैं मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखती है, और ये बोलकर वो चले जाते हैं। वी जिंग बोलता है माँ पापा। तभी जियांग चैंग बोलता है शट अप, निकल जाओ यहाँ से इस घटिया अल्फा के साथ। जब वी जिंग ये सुनता है वो देखता है जियांग चैंग को घूर के और बोलता है चैंग तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो, जबान संभाल के बात करो। अब लैन वांग जी मेरा अल्फा हस्बैंड है और तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। जियांग चैंग वी जिंग का ये तेवर देखकर गुस्से में बोलता है तुम्हारी तो जबान पे बहुत चलने लगी है। हाँ, तुमने सोचा भी कैसे तुम इसके साथ यहाँ आओगे और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये बोलकर जैसे ही जियांग चेंग स्लैप करने वाला था तभी वांग जी आता है और जियांग चेंग का हाथ पकड़ लेता है और वी जिंग भी डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। वांग जी जियांग चेंग का हाथ देखता है और उसको गुस्से में देखते हुए बोलता है हाथ में मत लगाना। अगर तुमने हिम्मत भी की वी जिंग से बदतमीजी करने की या फिर उससे हाथ लगाने की तो शायद तुम जिंदा नहीं रहोगे। शायद तुम तुम भूल गए हो शायद कहीं कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम लैन वांगजी है, लैन एम्पायर का एक लौता वारिस। लैन वांगजी, लैन कॉर्पोरेशन का नेक्स्ट सीईओ। तुम्हारा शायद माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा। वीजिंग से बदतमीजी से बात करने या फिर उससे हाथ उठाने से पहले एक बार सोच लेना कि वो किसका हस्बैंड है। आइंदा से अगर ऐसा कुछ किया तो तुम्हारा हाथ तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। और अगर कहीं मैं भूल ना जाऊं, ठीक है, कि तुम विजिंग के भाई हो, तो शट अप। और ये बोलकर वांग जी धक्का देता है, जियांग चेंग साइड हो जाता है एंड गुस्से में देखता है अपने परिवार को और फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं वीजिंग को ये कह के कि वीजिंग आज से उन लोगों के लिए मर गया है। वीजिंग की आंखों से आंसू बह जाते हैं और अब वीजिंग वांग जी वीजिंग को संभालता है और उसे वहाँ से लेके चला जाता है। वीजिंग रूम में बैठकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी वीजिंग की नज़रें टीवी पर पड़ती हैं। वहाँ पर एक न्यूज़ चल रही थी जिसके अंदर बताया जा रहा था, ये लाइव था, जियांग फेंगमियान का अल्फा बेटा आज शादी कर रहा है। और वीजिंग ये न्यूज़ देखने के बाद सोचता है मम्मा पापा आपने एक बार भी नहीं सोचा मेरे साथ क्या हो गया। कल मैंने अपने हस्बैंड को खोया और आज आप अपने बेटे की शादी करवा रहे हो। एक दिन तो एक दिन तो कम से कम शौक बना लेते आप, पर पर नहीं, आपने तो अगले ही दिन अपने बेटे की शादी कर दी। आप ऐसे कैसे कर सकते हो। एक बार तो आप मुझे संभालने के लिए आ जाते। मैं आपका बेटा था, आपका आपका था, पर नहीं, आप लोगों ने तो मुझे मुझे बिल्कुल पराया कर दिया सच में। वीजिंग रोते हुए देख रहा था। वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग तुरंत ही रिमोट को फेंक देता है और टीवी वगैरह सब बंद कर देता है। वीजिंग गुस्से में बोलता है छोड़ूंगा नहीं मैं जियांग्स को और लैंस को, दोनों को ही। उन दोनों ने हम दोनों को अलग कर दिया, हम दोनों को एक साथ नहीं रहने दिया। कितनी घटिया हो आप सब लोग। गुस्सा है मुझे बहुत ज़्यादा। आप सबको दिखा के रहूँगा कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। आप लोगों ने कितने घटिया काम किए। मैं अब चुप नहीं रहने वाला। बहुत बहुत घटिया हो आप लोग। विजिंग को गुस्सा आता है तभी वो ओल्ड मैन आता है, विजिंग के सर पे हाथ रखता है और बोलता है विजिंग शांत हो जाओ बेटा, ये सब मत सोचो, तुम खाना खाओ वरना तुम्हारा अल्फा क्या बोलेगा कि मैंने तुम्हें खाना भी नहीं खिलाया। जब विजिंग ये सुनता है तो वो देखता है और विजिंग को फिर से याद आता है कैसे वांग जी उसे अपने हाथों से खाना खिलाया करता था। विजिंग यादें कर वीजिंग याद करता है वीजिंग रूम में था और वांग जी उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हुए बोल रहा था वीजिंग प्लीज खाना खा लो। वीजिंग अपनी पाउटी फेस के साथ बोलता नहीं मुझे नहीं खाना। वांग जी बोलता वीजिंग वीजिंग खाना खाओ, देखो तुम खाना नहीं खाओ तो कैसे चलेगा, हाँ हमारे बेबी को पौष्टिक चीजें कैसे मिलेंगी, हाँ चलो खाना खाओ। वीजिंग बोलता बट वांग जी बोलता चलो खाना खाओ एंड वीजिंग फिर वांग जी को खाना खिलाता बहुत ही प्यार से। वीजिंग सारा खाना खा लेता है जो भी वांग जी उसे खाने के लिए देता है। खाना खाने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता बोलता वीजिंग चलो प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम कभी भी ना खाना स्किप नहीं करोगे, चलो करो। बीजिंग बोलता है हाँ ऐसा क्यों। वांग जी बोलता है क्योंकि तुम बहुत नखरे करते हो खाना खाने में, चलो खाना खाओ, हाँ वादा करो मुझसे तुम खाना हमेशा खाओगे कभी स्किप नहीं करोगे। बीजिंग देखता है और बोलता है
मैं वादा तो कर दूँ बट क्यों करूँ? वैसे भी आप हमेशा रहोगे ना मुझे खाना खिलाने के लिए। जब मैं मना करूँ तो आप खिला देना। वांग जी देखता है और बोलता हाँ बट फिर भी। विजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है, मैं हमेशा खाना खाऊँगा, ओके? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। वांग जी विजिंग से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो विजिंग को कभी ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता है। इसलिए वो बोलता है विजिंग से खाना हमेशा खाने के लिए। विजिंग ये सब याद कर रहा था, तभी विजिंग की आंखों से फिर से आंसू आते हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे बुला रहा हो। विजिंग देखता है साइड में, तो वही अंकल विजिंग को बुला रहे थे। विजिंग देखता है और बोलता है, चिट्ठी। वो बोलते हैं विजिंग बेटा खाना खा लो, ठीक है? विजिंग बोलता है हाँ मैं खा लूँगा अंकल। विजिंग को वांग जी की बातें याद आ रही थी, तो उसे अपना खाना स्किप नहीं करना था। इसके बाद वो अंकल बोलता है विजिंग बेटा तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। विजिंग देखता है और बोलता है मुझसे मुझसे कौन मिलने आएगा? जब विजिंग और वांग जी ने वेडिंग की थी तब भी उनसे परिवार वालों को पता चला था, तब भी वो नहीं आए थे। और जिस दिन वांग जी की डेथ हुई थी, उस दिन वांग जी अपने फैमिली वालों को बताने के लिए जा रहा था, समझाने के लिए जा रहा था, बट उससे पहले ही वांग जी का एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। और आज वांग जी मतलब वांग जी के जाने के बाद कोई उससे मिलने आया है। उसकी फैमिली वाले तो शादी में बिजी हैं, उसकी खुद की फैमिली और लैन परिवार ने तो उसे धक्के मार के निकाल दिया। तो अब कौन हो सकता है जो बीजिंग से मिलने के लिए आया है? बीजिंग बस सोच रहा था। बाद बीजिंग फिर बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो इधर उधर देखता है, तभी उसे डोर के पास 2 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। बीजिंग जैसे उन दोनों को देखता है तो बीजिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों जैसे बीजिंग को देखते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, तुरंत ही बीजिंग के पास आते हैं। उनमें से एक अल्फा था और एक ओमेगा था। वो ओमेगा बीजिंग को देखता और बोलता है बीजिंग ब्रदर, एंड वो बीजिंग को तुरंत ही हक कर लेता है। बीजिंग भी उसे हक करता है और फिर तभी दूसरा अल्फा भी आता है और बोलता है बीजिंग तुम यहाँ थे, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हें पता है हम कितने परेशान हो रहे थे। तभी शू यांग को देखने के बाद नी हुसैन जो कि ओमेगा था वो बोलता है शू यांग तुम शांति से बात कर सकते हो ना? बीजिंग उन दोनों को देखता है। शू यांग भी बीजिंग से दूर होता है। बीजिंग बोलता है शू यांग नी हुसैन तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? शू यांग बोलता है जब बीजिंग ब्रदर वांग जी ने ये आश्रम बनवाया था तब मैं यहाँ पर आया था। मेरे एक रिश्तेदार वो यहाँ पे थे, मैं उन्हें देखने के लिए यहाँ था। तब मुझे पता चला कि ये वांग जी ने बनवाया है। और मैं जब तुम्हारे बारे में मुझे पता चला वांग जी के बारे में, तब मैं और नी हुसैन तुम्हें ढूंढ रहे थे। जब तुम कहीं पर भी नहीं मिले तो हम यहाँ आ गए। मुझे लगा कि तुम यहीं पर मिलोगे और देखो तुम यहीं पर हो। इसके बाद वो एक जगह बैठ जाते हैं और बस नॉर्मली देख रहे थे विजिंग को। विजिंग का फेस कैसे उतरा हुआ था, वो कितना पेन में था। नी हुसैन और शुयांग दोनों ही देख रहे थे। वो दोनों कॉलेज टाइम से फ्रेंड्स थे, इसलिए वो विजिंग को ढूंढ रहे थे। चिंता थी उन्हें विजिंग की। विजिंग इधर उधर देखता है, तभी उसकी नजरें जाती है ओल्ड एज होम के लोगों पर जो आयुआन के साथ खेल रहे थे। विजिंग जब ये देखता है तो उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है कि चलो विजिंग अकेला नहीं है। वो जो ले ये सोचकर डर रहा था कि कैसे वो आयुआन को बड़ा करेगा, कम से कम थोड़ा तो उसके सर से ये दर्द चला गया था। नी हुसैन और विजिंग भी जो बोल सकते हैं देख रहे थे। शू यांग बोलता है सच में हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमें मिल जाओगी यहाँ पर, बट हम खुश हैं विजिंग तुम्हें देख के। विजिंग उन दोनों को देखता है और फिर हम भी अपना सिर हिलाता है। नी हुसैन और शू यांग दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उसे चिल करवाने के लिए वो बोलते हैं विजिंग तुम्हें याद है तुम्हारी और वांग जी की फर्स्ट मीटिंग कैसी हुई थी? बिल्कुल फिल्मी स्टाइल था ना? विजिंग देखता है और विजिंग को सोचता है और स्माइल करता है। तभी ओल्ड एज होम के लोग भी वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं अच्छा हमें भी बताओ विजिंग तुम्हारी लव स्टोरी। विजिंग उन लोगों को देखता है और विजिंग के फेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आती है। तभी नी हुसैन बोलता है मैं बताता हूँ। एंड हम देखते हैं एक फ्लैशबैक, वांग जी और विनी की मुलाकात कैसे हुई। यहाँ से हम देखते हैं, हम एक बहुत बड़ा कॉलेज देखते हैं शंघाई का, जहाँ पर अमीरों के बच्चे अक्सर पढ़ा करते हैं। यहाँ पर हर एक बच्चा मिलीनियर्स या फिर बोल सकते हैं बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। सभी बच्चे थे, ग्राउंड में थे, कुछ कहीं खेल रहे थे, कोई क्लासरूम में, लाइब्रेरी में, चारों तरफ बच्चे ही बच्चे थे। बट एक जगह बहुत शोर था, वो था प्लेग्राउंड के अंदर। बास्केटबॉल का मैच चल रहा था और वहाँ पर एक पर्सन खेल रहा था जो दिखने में तो बिल्कुल एक अल्फा जैसा था, बट वो था एक ओमेगा। बट उसकी बॉडी पर्सनैलिटी बहुत ही अमेजिंग थी। अल्फा ही नहीं बल्कि ओमेगा भी उसे देखने के बाद उसकी ओर फिदा हो सकता है। उसके चेहरे पे स्माइल, उसने स्पोर्ट्स कपड़े पहने हुए थे और वो खेल रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। और बस उसके चेहरे पे स्माइल थी, वो गोल कर रहा था एंड खेल रहा था। चारों तरफ लोग उसके लिए हुटिंग कर रहे थे और बस उसे ही देख रहे थे। और उसे देखने के बाद कोई भी अपना दिल हार सकता है। तभी हम देखते हैं एक अल्फा को जो आज ही इस कॉलेज में एंट्री ली थी। उसने आज ही वो आया था और वो कॉलेज को ही घूम रहा था देखते हुए। तभी अचानक से उसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगती है। वो अल्फा सोचता है ऐसा क्या हो रहा है कि इतना तेज चिल्ला रहे हैं ये लोग। और वो कोई और नहीं लैन वांगजी था। लैन वांगजी चलते हुए ग्राउंड में पहुंच जाता है और तभी उसकी नज़रें पड़ती हैं वीजिंग पर जो कि बास्केटबॉल खेल रहा था। एंड वांगजी वीजिंग को देखता है और देखता ही रह जाता है और फर्स्ट साइट में ही उसे विजिंग से प्यार हो जाता है। वांग जी विजिंग की फेस पे स्माइल को नोटिस कर रहा था, कैसे उसके बाल थे पोनीटेल में बंधे हुए, कैसे लहरा रहे थे, कैसे वो मूव कर रहा था, सब कुछ। वांग जी इतना खो गया था उसे देखते हुए कि उसे पता भी नहीं चला कि कब वो देखते देखते बास्केटबॉल का जो ग्राउंड था उसके बीच में आ गया एंड वो लोग खेल रहे थे। तभी एक बॉल को देखते हैं जो विजिंग की ओर
आई मीन थ्रो की गई थी, बट वो वांग जी की ओर टर्न हो जाती है और वो वांग जी को लगने वाली थी। बट जैसे विजिंग का ध्यान जाता है कि वो एक अल्फा पे लगने वाली बॉल, विजिंग तुरंत ही आता है और वांग जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बट इससे पहले कि विजिंग उस बॉल को थ्रो कर पाता, विजिंग का पैर स्लिप होता है और वो गिरने वाला था। जैसे ही वांग जी उस ब्यूटी को अपने सामने देखता है, तुरंत ही अपने एक हाथ से उसे अपने कमर से पकड़ता है और अपनी क्लोज कर लेता है और दूसरे ही हाथ से उस बॉल को रोकता है और सीधा थ्रो करता है और वो बॉल सीधा बास्केटबॉल में जाकर गिर जाती है, यानी कि जो नेट था उसमें गिरती है एंड गोल हो जाता है। और ये वांग जी ने बिना देखे किया था एंड वीइंग बस देख रहा था एंड वांग जी भी एक दूसरे को देख रहे थे और चारों तरफ लोग होटिंग करने लगते हैं एंड देखने लगते हैं। वो अल्फा बहुत हैंडसम था और बस चुपचाप वीइंग को देखे जा रहा था और वही टाइम था जब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, वैसे वैसे वांग जी और वीइंग का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे। वो इस कॉलेज के सबसे बेस्ट क्यूट कपल बन गए थे। चारों तरफ उनके प्यार की चर्चा होने लगी थी और ऐसे ही साल बीतते गए और साल बीतने के साथ ही उन दोनों का प्यार बहुत ही गहरा हो गया और वांग जी और वीइंग ने सीक्रेटली एक दूसरे से एंगेजमेंट भी कर ली थी। वांग जी और वीइंग फिलहाल सोच रहे थे कि वो अपनी एंगेजमेंट के बारे में किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि उनकी फैमिली बिजनेस राइवल है, तो इसीलिए वो चाहते थे बाद में बताएंगे। एंड उन्होंने सोचा कि वो कॉलेज खत्म होने के बाद शादी करेंगे और अपनी फैमिली को मना लेंगे। उन्हें ऐसा ही लगा था, बट फाइनल ईयर में जब वो थे तब कुछ ऐसा हुआ जो सोचा नहीं था। उनकी फैमिलीज को पता चल गया और उन्होंने वीइंग की शादी किसी और से फिक्स कर दी एंड जो वांग जी था उसकी शादी किसी और से फिक्स हो गई और उन दोनों को रूम में बंद कर दिया गया। बट वांग जी और वीइंग इतना प्यार करते थे कि शायद ही वो एक दूसरे के बिना रह पाते। इससे अलग अलग तड़पने से अच्छा था उन दोनों ने भाग के कैसे भी करके एक दूसरे से शादी कर ली। और बाद में जब वो आए तो जियांग्स ने भी वीइंग को एंड वांग जी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया एंड लैंड फैमिली भी मतलब उन दोनों को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वांग जी और वीजिंग दोनों रेंट पे एक घर लेके रह रहे थे और वांग जी एक छोटी सी जॉब भी करने लगा था। वो दोनों बहुत खुश थे एंड कुछ ही टाइम के बाद पता चला था कि वीजिंग प्रेग्नेंट है और वो लोग अपना पीसफुल टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ। बस एक छोटे से रेंट पे घर पे रहते थे। बहुत ही प्यारी फैमिली थी उन दोनों की। एंड जब आईवान का बर्थ हुआ तब वो बहुत खुश थे, बट उसकी फैमिली से कोई नहीं आया। वांग जी ने अकेले ही अपने आप को और वीइंग को संभाला था, प्रेगनेंसी के टाइम पर भी और बर्थ के टाइम पर भी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जब आयुआन 1.5 साल का हुआ तब उसकी नेम सेरेमनी रखी गई, बट उसमें कोई नहीं आया। उसमें सिर्फ निहो सेंग और जो शुयांग था वो आए और उनके फ्रेंड्स आए थे। वांग जी उस दिन बहुत खुश था अपने हस्बैंड एंड अपनी बेबी आयुआन के साथ। उनके नेम सेरेमनी वाले दिन ही वांग जी को फ़ोन आया उसकी फैमिली से और वांग जी जो है ना अपनी फैमिली को मनाने के लिए या कहीं उनसे मिलने के लिए गया था। वियिंग ने कहा कि वो भी चलता है, बट उस टाइम आयुआन बहुत छोटा था तो वियिंग ने मतलब जाने के लिए कहा तो वांग जी ने मना कर दिया और उसी रात वियिंग को फ़ोन आया एक कि अब प्लान वांग जी नहीं रहा और वियिंग इसके बाद पूरी तरह से टूट गया था। वांग जी की यादों के साथ ही वीजिंग अपनी आइज ओपन करता है। तभी शुयांग वीजिंग को देखता है और वीजिंग को सैड फील ना हो इसके लिए वो बोलता है वीजिंग मुझसे शादी करोगे। जब वीजिंग ये सुनता है वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग बोलता तुम रुको एंड वो तुरंत ही वहाँ से उठता है और पास में जो झाड़ू पड़ी थी उसे उठाता है और शुयांग के बैक पे मारने लगता है और शुयांग इधर से उधर भागने लगता है और बोलता प्लीज़ वीजिंग माफ़ कर दो, देखो मैं मजाक कर रहा था, देखो देखो माफ़ कर दो। बट वीजिंग बोलता रुको रुको तुझे तो मैं बताता हूँ आज। और ये बोलकर वीजिंग उसके आगे पीछे भागने लगता है और सभी लोग देख रहे थे और बोल रहे थे सच में आज तो ये गया। तभी शुयांग बोलता है मिसेस लैन माफ़ कर दीजिए ना। एंड ये सुनकर विजिंग बोलता व्हाट क्या कहा तुमने मिसेस, तुम्हें मैं लड़के नजर आता हूँ। वो बोलता अच्छा ठीक है मिस्टर लैन माफ़ कर दीजिए ना। विजिंग घूर के देखता है, बोल चुप कर तू। तभी विजिंग जो है ना वो शुयांग को फेंक के मारता है झाड़ू और फिर से उसके पीछे भागने लगता है। तभी नहीं हो सैंग बोलता विजिंग माफ़ कर दो ना उसे, तो जो जानता है ना वो एक नंबर का इडियट है। विजिंग देखता बोलता हाँ। तभी शुयांग बोलता अच्छा ठीक है माफ़ कर दो विजिंग माफ़ कर दो और ये बोलकर वो माफ़ी मांगने लगता है और विजिंग उन सबको देख रहा था। विजिंग बस ऐसे स्माइल करने लगता है। तभी निहो सैंग आता है और बोलता है विजिंग। विजिंग बोलता निहो सैंग बोलता विजिंग मुझे कुछ डाउट लगता है। विजिंग बोलता क्या क्या डाउट। निहो सैंग बोलता विजिंग मुझे ऐसा लगता है जैसे वांग जी का एक्सीडेंट नहीं होता, उसका मर्डर हुआ था। विजिंग बोलता व्हाट मर्डर, क्या सच में तुम्हें लगता है क्या लैन या जियांग में से। तो निहो सैंग अपना सिर हिलाता है। ये सुनकर विजिंग टूट जाता है और इसके बाद ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और अब पूरे 2 साल हो गए थे। विजिंग अपने रूम में था और आयुआन बेड पे सोया हुआ था। विजिंग देखता है और उसकी आंखों में आंसू थे। उनकी एक दीवार पर बहुत बड़ी सी फोटो लगी हुई थी जिसमें विजिंग था आयुआन था और वो दोनों स्माइल कर रहे थे। वांग जी आयुआन के चिक्स पे किस कर रहा था और उसने विजिंग को बैक से हग किया हुआ था। उनकी एक बहुत बड़ी सी फोटो लगी हुई थी और विजिंग अपनी बेबी और अपने हस्बैंड को देख रहा था। एंड अब विजिंग के हाथ में भी एक फ़ोटो थी वांग जी की। विजिंग की आंखों से बस आंसू गिर रहा था और उसे याद आ रहा था। विजिंग बोलता है वांग जी आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तुमने कहा था तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, तुम क्यों चले गए। मैं अकेले आयुआन को संभाल रहा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, मैं धीरे धीरे करके ठीक कर रहा हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें। हाँ, अब तो मैं बिजनेस भी करने लगा हूँ।
शो यांग और ने हुसैन की हेल्प से उन दोनों ने मेरी हेल्प की, बट भांग जी प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। ये सोच कर ही वी यिंग रो रहा था और उसके हाथों में बस फ़ोटो थी वांग जी की। वी यिंग अपना ये दर्द संभाल नहीं पा रहा था। वी यिंग आज भी वहीं पर अटका हुआ है। उसने किसी को भी अपनी लाइफ में आने नहीं दिया सिवाय वांग जी की यादों के। उसके मन में सिर्फ वांग जी की यादें रह गई हैं और उसकी निशानी आई युआन, जिससे वो बहुत प्यार करता है। वियिंग की आंखों में बस आंसू थे और वो याद कर रहा था आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी और आज वियिंग अकेला है। वियिंग याद करता है एक पास्ट का सीन जहाँ पर वियिंग वांग जी के पास था, उसकी गोद में लेटा हुआ था और वो एक बुक को रीड कर रहा था और वांग जी वियिंग के हाथ पर बने हुए उस टैटू को सहला रहा था जो कि वियिंग के नाम का था। एंड मतलब वांग जी उसे सहला रहा था। वांग जी वियिंग से बोलता वियिंग, वियिंग बोलता हाँ बोलो। वांग जी बोलता है वियिंग, मैं तुम्हें एक खुश भरी लाइफ देना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हें हर एक चीज़ देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बहुत मेहनत करूँगा। वियिंग देखता और बोलता अच्छा। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। वियिंग बोलता है बट तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, तुम तो ऑलरेडी ही इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हो और तुम लैंस हो, लैंस के साथ तुम्हें पता है पॉपुलैरिटी और एक अच्छी फैमिली पर्सनालिटी सब कुछ फ्री में आती है। वांग जी देखता और बोलता नहीं वियिंग, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब ये है कि आई नो मैं एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, रिच फैमिली से हूँ, बट तुम सोच कर देखो किसी दिन अगर हमारी फैमिली ने मना कर दिया तो हमारी शादी के लिए, हाँ तब क्या होगा। वियिंग सोचता है और बोलता हाँ ये तो सही है, बट ऐसा क्यों होगा। वांग जी बोलता हो गया तो। वियिंग बोलता हाँ सही कहा तुमने, कोई बात नहीं, बट अच्छे से, ठीक है अब सारी चीज़ें करना। वांग जी बोलता हाँ मैं सब अच्छे से करूँगा और तुम्हें एक बेटर लाइफ दूंगा। वियिंग बोलता हाँ हाँ कर लेना, ठीक है। यानी ये याद करके वियिंग रोता है और सोचता है अगर आज तुम जिंदा होते तो तुम सोचते कि क्या करना है हमारी एनिवर्सरी के दिन, बट आज मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। और वियिंग रोते हुए ऐसे ही सो जाता है और इसी के साथ फिर से टाइम गुजरने लगता है। दिन महीनों में और महीने सालों में गुजरने लगते हैं और अब वांग जी को मरे हुए पूरे 6 साल हो चुके थे और आज कॉलेज की रीयूनियन पार्टी थी। सभी लोग बैठे हुए थे, तभी वैन किंग बोलती है यार वियिंग नहीं आया, वो कहाँ पर है, मैं उसे देखना चाहती हूँ, कितना टाइम हो गया उसे न देखे हुए। तभी वो लोग बोलते हैं हाँ वो आता होगा। तभी हम देखते हैं एक पर्सन को जिसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और वो धीरे धीरे अंदर एंट्री कर रहा था। सभी लोग कॉलेज के फ्रेंड्स वहाँ पर बैठे हुए थे और वहाँ पे होती है वियिंग की एंट्री, जिसके फेस पर कोई स्माइल नहीं थी और वो एक स्टिफ फेस के साथ कोल्ड ऑरा के साथ बस चुपचाप वहाँ पर आता है। जैसे ही वैन किंग वियिंग को देखती है वो बहुत इमोशनल हो जाती है और वो तुरंत ही उठकर वियिंग की ओर आगे आती है उसे हक करने के लिए। एंड वो वियिंग को देख कर ही समझ गई थी कि ये वियिंग नहीं है, ये पर्सनैलिटी वियिंग की है ही नहीं, ये लैन वांग जी की पर्सनैलिटी है। स्टिफ कोल्ड फेस, एक ऐसा हो रहा जिसके पास कोई नहीं आता। ये देख के वैन किंग तुरंत वियिंग को हक करने वाली थी एंड वो हक कर लेती है और बोलती वियिंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बट तभी वियिंग उसे धक्का देता है, यानी कि थोड़ा पुश कर देता है इससे पहले कि वैन किंग गिरती, जो बोल सकते हैं वैन निंग था, वो पकड़ लेता है। तभी वियिंग उसे देखता है और बोलता है मिस मुझसे दूर रहिए और मेरा नाम वियिंग नहीं है और ना ही मेरा नाम आशियन है, क्योंकि वैन किंग वियिंग को आशियन कह रही थी। वियिंग बोलता है मैं लैन वांगजी हूँ, मिसेस लैन, सुना तुमने, तो मुझे इसी नाम से बुलाओ और प्लीज़ मैं आपको नहीं जानता हूँ तो मुझसे दूर रहिए। ये सुनने के बाद वैन किंग को बुरा लगता है, उसकी आंखें आंसू से भर जाती है। वो बोलती वियिंग ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, हाँ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, तुम देखो क्या बन गए हो। वियिंग बोलता है मैं जो हूँ मैं सही हूँ, मुझसे दूर रहो प्लीज़, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। ये देख के वैन किंग बोलते वियिंग, वियिंग तुम्हें पता भी है, तुम्हें क्या लगता है वांग जी को मरे हुए 6 साल हो गए हैं। वियिंग तुम्हें क्या लगता है वो वापस आएगा, वो नहीं आएगा, 6 साल से तुम उसके इंतजार कर रहे हो। वियिंग मरा वो नहीं है, मरा तुम गए हो, तुम मर गए हो वियिंग, तुम मर गए हो, देखो अपने आप को, तुमने अपना वजूद मिटा लिया है और क्या बन गए हो तुम। वियिंग देखता और बोलता है एक्सक्यूज मी, आप कोई नहीं है जो मेरे बारे में और मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा बोले, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय मेरे हस्बैंड लैन वांग जी और मेरे बच्चे के, तो मुझसे दूर रहो और आइंदा से मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मैं आपको नहीं जानता हूँ। वैन किंग बोलती है वियिंग कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, हाँ तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा ब्रदर है, तुम्हारी माँ बाप हैं, तुम्हारी चीजें हैं। वियिंग बोलता है शट अप, मुझे उनमें से किसी के बारे में कोई बात नहीं सुननी और ना ही कोई मेरी फैमिली है, मेरा बस एक बेटा है और मेरा हस्बैंड है, उसके अलावा और कोई नहीं है मेरा। दोबारा से मैंने कहा ना, मुझे अपने पास भी दिखाई मत देना। वैन किंग को गुस्सा आता है और वो बोलती है वियिंग, वियिंग बोलता है प्लीज़ दूर रहो मुझसे, मिस मैं आपको नहीं जानता हूँ। और ये बोलकर वियिंग जाने लगता है। तभी नहीं हुसैन बोलता है वियिंग रुको प्लीज़ मेरे लिए, और वो वियिंग को देखता है, वियिंग रुक जाता है और हाँ भी अपना सिर हिलाता है। और जो वैन किंग थी वो देख रही थी। वैन किंग बोलती है सच में वियिंग तुम पागल हो गए हो पूरी तरह से वियिंग के वांग जी के प्यार में, देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, उसे मरे हुए 6 साल हो गए हो, 6 साल हो गए हैं, पर तुम आज भी उसे अपनी यादों में लेकर जीते हो, देखो क्या हाल कर लिया है तुमने अपना।
वीजिंग वहीं पर खड़ा हुआ था और तभी जो वैन किंग थी वो हार नहीं मानती, तुरंत ही वीजिंग के सामने आती है और बोलती है, वीजिंग रुक जाओ, सुनो मेरी बातों को सुनो, वीजिंग वो तुम्हारा भी परिवार है। वीजिंग देखता है और बोलता, मेरा परिवार नहीं है वो मेरा परिवार। तुम किस परिवार की बात कर रही हो, जिसने मुझे उसी दिन मरा हुआ मान लिया था, जो जो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल चुके थे अपने घर से, तुम उस परिवार की बात कर रही हो। अब मेरे लिए वो लोग मर चुके हैं, सुना तुमने। वैन किंग बोलती है, वीजिंग, बट वीजिंग वहाँ सबको इग्नोर करता है और जो पार्टी का माहौल था वो भी गर्म हो गया था और वीजिंग वहाँ से चला जाता है, किसी की नहीं सुनता और वैन किंग खड़ी रह जाती है। और हम थोड़ी ही दूरी पर देखते हैं जियांग चैंग को और यानली को, जो खड़े हुए थे। वो वीजिंग से मिलने के लिए आए थे, उन्हें इतने सालों में अपनी गलती का एहसास हो गया था। यानली वीजिंग को ऐसे रूप में देख कर रोती हुई बोलती है, ये आशिया नहीं है मेरा। देखो देखो उसने अपना क्या हाल बना लिया, चैंग क्या हाल बना लिया है। मेरा मेरा आशियन, उसने उसने खुद को ही लैंड वांगजी बना लिया है। देखो उसे किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, वो पूरी तरह से लैंड वांगजी है, एक स्ट्रॉन्ग इंसान। वो आशियन नहीं है। मेरा आशियन तो बहुत मासूम था, बहुत सॉफ्ट हार्टेड था, बट ये हार्टलेस है, जैसे कि लैंड वांगजी है। ये वीइंग नहीं है। इसने वांगजी की यादों में अपने आप को ही वांगजी बना लिया है। देखो इसे कितना बदल गया है ये। जियांग चैंग और यान ली आज वीजिंग से मिलने के लिए आए थे। जैसे ही उन्हें पता चला था कि वीजिंग आज यहाँ पर आने वाला है, बट वीजिंग ने उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखी और वो चला गया यहाँ से। आज उन्हें पता चल गया था कि वांगजी और वीजिंग का प्यार कितना सच्चा था, कितना वो एक दूसरे से प्यार करते थे और उस टाइम पर उन्होंने वीजिंग का साथ नहीं दिया। जियांग चैंग को भी अफसोस होता है कि काश वो वीजिंग का उस दिन साथ दे देता तो शायद आज कुछ हालात अलग होते, आज उसके आशियन की ये हालत नहीं होती। बट समय जा चुका था, अब कुछ नहीं हो सकता था। यान ली और जियांग चैंग दोनों ही रोते हैं, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं था। हम अब देखते हैं, ऐसे ही 1 साल और बीत गया था। अब हम देखते हैं वीजिंग को एक अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया था। यहाँ पर जियांग्स और लेंस दोनों ही आए थे। जियांग फैमिली ने बहुत कोशिश की वीजिंग से मिलने की, बट वीजिंग ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वीजिंग के लिए वो लोग मर चुके थे। अब वीजिंग ही एकलौता ऐसा पर्सन था जो बस वांगची सी की प्यार की यादों में जीना चाहता था। सच में वीजिंग की फैमिली कोशिश करती थी, बट कभी वो लोग मिल ही नहीं पाए वीजिंग से। एक लौते एक सा पर्सन था लैंड सिजन, जो आयुआन से मिला करता था, आयुआन से बातें किया करता था और वीजिंग को ये पता था कि लैंड सिजन आयुआन से मिलते हैं और वीजिंग भी उन्हें अलो करता था आयुआन से मिलने के लिए। वो मना नहीं करता था आयुआन से न मिलने के लिए। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर बुलाया जाता है वीजिंग को अवार्ड देने के लिए। वीजिंग को बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है, उसी के साथ बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया जाता है। वीजिंग दोनों अवार्ड को लेकर देख रहा था। उसके बाद उसे कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए कहा जाता है। वीजिंग बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर सबको देखता है और फिर बोलता है, ये बिजनेसमैन बनना कभी मेरा सपना था ही नहीं, ये मेरे हस्बैंड का सपना था। वो चाहते थे ये सब करना, मैं कभी नहीं चाहता था। मैं तो बस एक छोटे से स्कूल के अंदर म्यूज़िक टीचर बनना चाहता था। बट जिस दिन हमारी फैमिली को हमारे बारे में पता चला, हमारे प्यार को अलग करने के लिए उन्होंने हमारी शादी कहीं और तय कर दी। पर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और भाग के शादी कर ली। पर उसके बाद हमारी फैमिलीज़ ने हमें अपने परिवार से इस तरह बाहर निकाल दिया, जिस तरह से हम कभी दूध में मक्खी पड़ जाती है तो उसे कैसे बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही मेरी फैमिली ने मुझे भी बाहर निकाल दिया, है ना। फादर और फादर इन लॉ, है ना। आप लोगों ने ऐसे ही हम दोनों को बाहर निकाल दिया था। क्या गलती थी हम दोनों की? हम दोनों ने तो बस एक दूसरे से प्यार किया था, पर आप लोगों ने तो कभी हमारे प्यार को ही नहीं समझा। आज आज देखिए, मैं मैं खुश हूँ ना, बहुत खुश हूँ, है ना। मेरा हस्बैंड आज मेरे साथ नहीं है, मेरा वांगजी आज मेरे साथ नहीं है, पर मैं क्या करूँ? उसके बिना रह भी तो नहीं सकता हूँ। पर मैं मैं ठीक हूँ। हाँ, कई हद तक मैं सँभाल लूँगा सब कुछ। आप लोगों ने हाँ, आप लोगों ने तो मुझे उसे लास्ट टाइम देखने भी नहीं दिया था, उसका चेहरा भी देखने नहीं दिया और मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, है ना मैडम लैन? ये बोलकर वीजिंग देखता है वांगजी की मॉम को और वीजिंग ये सब बोलते वक्त इमोशनल हो जाता है और बोलता है, मेरे लिए मेरी पूरी फैमिली मर चुकी है और मेरे लिए मेरा हस्बैंड ही सब कुछ था और मेरा बच्चा आई-1 था एंड आई-1 वहीं पे था, वो देख रहा था। तभी वीजिंग बोलता है, आज मैं इतना सक्सेस हो गया हूँ, सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पीसफुल जो चाहिए था वो ही नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ? वीजिंग देखता और बोलता है, मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप लोगों की वजह से मेरा लैन ज़ैन आज मेरे साथ नहीं है और उसे मारने वाला कोई और नहीं था। आपको क्या लगता है मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी? नहीं, उसका एक्सीडेंट नहीं होता, उसका मर्डर हुआ था और उसे मारने वाला कोई और नहीं था, आप ही के परिवार में से था। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और बोलते, ये क्या बोल रहे हो तुम? वीइंग बोलता, हाँ बिल्कुल, मैं सच बोल रहा हूँ।
मेरे मेरे हस्बैंड लैन वागजी का मर्डर करने वाला कोई और नहीं, आपकी फैमिली का, लैन फैमिली का सबसे बड़ा सन इन लॉ था। मैं क्या हूँ, उसने मेरे हस्बैंड को मार डाला, उसने मेरे लैन सन को मुझसे दूर कर दिया, मेरे लैन सन को। वही की आंखें आंसुओं से भर आई थी। ये देख के मैं क्या सभी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और बोलता है कि नहीं मैंने नहीं मारा ये सब, बट विंग सारे सबूतों को पेश करता लाइव। और ये देखने के बाद कोई भी मैंग्याओ की बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद लैन सेजन देखते हैं और उन्हें भी बहुत दुख होता है। वे यिंग लैन सेजन को देखता है और फिर वो जानता था कि लैन सेजन वांगजी से कितना प्यार करते थे। वही एक थे जिन्होंने वांगजी को अपनाया था, उसे उसके साथ खड़े रहे थे। और वे यिंग देखता है और बोलता है सेजन मैं जानता हूँ आप आयुआन से मिलते हो और आप परफेक्ट हो आयुआन के लिए, आयुआन को आप अच्छे से संभाल लोगे मेरे जाने के बाद। लैन सेजन बोलते विजिंग ये क्या बोल रहे हो तुम। विजिंग चल कर आता है और बोलता है हाँ। वो आयुआन का हाथ लैन सेजन के हाथों में देखता है और बोलता है अब मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा। ये वांगजी की आखिरी निशानी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं जिंदा तो हूँ बट मैं अंदर से मर गया हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। वो बोलते विजिंग क्या बोल रहे हो। विजिंग आयुआन को देता है लैन सेजन को और बोलता है प्लीज़ मेरे इस प्यार का ख्याल रखना, ये हमारा वांगशन है, इसका प्लीज़ ख्याल रखना। और फिर वहाँ से विहिंग चला जाता है। आयुआन बस अपने मम्मी को जाते हुए देखता रहता है। एंड उसके बाद लैन सेजन जो है ना वो देखते हैं और उसे मैंग्याओ को वहाँ से जेल हो जाती है। हम देखते हैं सभी लोग विजिंग का वेट कर रहे थे क्योंकि 2 दिन के बाद वांगजी जो था ना उसकी बरसी थी, वांगजी को मरे हुए आज कई साल हो गए थे, आज ही के दिन वो मरा था। वांगजी के फ्यूनरल पर जाने के लिए वो लोग वेट कर रहे थे बट विजिंग आया नहीं था। बट वो लोग फिर लास्ट में जब विजिंग नहीं आता तो बिना विजिंग के वो बोल सकते हैं उसकी राह न देखे हुए वो चले जाते हैं जहाँ पर वांगजी का जो बोल सकते हैं बनाया गया था, समाधि बोलेंगे उसे, जो बनाई गई थी वांगजी की ग्रेव थी, वहाँ पर आ जाते हैं। और वो जैसे वहाँ पर आते हैं वो देख के शौक, विजिंग वहाँ ग्रेव पर अपना सर रखे लेटा हुआ था, उसके हाथों में रोज़ था और वो गिरा हुआ था वहाँ पर। तुरंत ही वो लोग चेक करते हैं तो विजिंग की डेथ हो चुकी थी। आई युआन जब देखता है तो वो शौक हो जाता है और बोलता है मम्मा आप मुझसे ज़्यादा बाबा से प्यार करते थे, आपने कहा था आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, बट आप मुझे छोड़ के चले गए। आप बाबा को ज़्यादा प्यार करते हो, मुझसे नहीं करते हो, आप बाबा से ज़्यादा प्यार करते हो। और ये बोलकर आई युआन रोने लगता है। लैन सेजन उसे शांत करवाते हैं और बस विजिंग की वहीं पे डेथ हो जाती है। और उसके बाद विजिंग को भी वांगजी की ग्रेव में ही रख दिया जाता है और वहाँ पर उन दोनों का नाम लिख दिया जाता है वांगशियन। और सभी लोग अब अफसोस कर रहे थे कि उन्होंने काश उन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया होता। जियांग्स को और लैंस को दोनों को ही अपना किया हुआ समझ आ चुका था। सभी लोग बहुत दुखी थे। आज अगर वो लोग मान गए होते तो उनके दोनों बच्चे जिंदा होते और उन लोगों के साथ होते। आयुआन रोते हुए देख रहा था, उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था बट सुनने के लिए शायद विजिंग नहीं था। आयुआन इकलौता अब बचा था वांगशन के नाम का, विजिंग मर चुका था। आयुआन बहुत दुखी होता है, बहुत ज़्यादा रोता है वो। उसके पास नहीं तो पापा था और नहीं माँ थी। विजिंग आयुआन को लैन सेजन के हाथों छोड़ के जा चुका था और आयुआन बस देख रहा था, बहुत रो रहा था। एंड लास्ट क्रिया आयुआन के साथ करवाई जाती है विजिंग की भी। उसके बाद जो आयुआन था वो बोलता है बाबा आप मम्मा को बहुत प्यार करना, क्योंकि मम्मा भी आपसे बहुत प्यार करती थी, देखो ना वो मुझे छोड़ के चली गई आपके लिए, तो प्लीज़ आप वहाँ पर उसका बहुत ख्याल रखना, उन्हें उन्हें बहुत प्यार देना ताकि उन्हें मेरी याद न आए, क्योंकि वो भी मुझे प्यार इतना करती थी कि मुझे आपकी याद नहीं आती थी। बाबा उनसे बहुत प्यार करना, मेरे मेरी मम्मा को बहुत प्यार करना, बाबा मुझसे भी ज़्यादा प्यार करना। और ये बोलकर आयुआन रोने लगता है। अब हम देखते हैं हेवन के अंदर वांगजी खड़ा हुआ था और वो विजिंग का वेट कर रहा था। जैसे ही वांगजी की नज़रें विजिंग पे जाती हैं, वांगजी भागकर विजिंग के पास आता है और बोलता है विजिंग। विजिंग जैसे ही वांगजी को देखता है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वांगजी तुरंत ही विजिंग को गले लगाता है और बहुत टाइट करके गले लगाते हुए बोलता है विजिंग तुमने बहुत लेट कर दिया विजिंग, पूरे पूरे 10 साल हो गए विजिंग, बहुत इंतजार करवाया तुमने। वांगजी विजिंग को देखता है और ये सब बोल देता है। विजिंग भी वांगजी से दूर होता है और बोलता है वांगजी मैं कैसे आता इतना जल्दी, मुझे बताओ। हाँ मुझे मेरे पास तुम्हारी एक निशानी छोड़कर गए थे आयुआन, मैं उसे छोड़कर कैसे आता, बट अब मैं खुश हूँ। तुम्हारी गगा उसका पूरा ख्याल रखेंगे, उसे माँ और बाप दोनों का ही वो प्यार अच्छे से देंगे और मैंने इतना कुछ कर दिया है उसके लिए कि वो हैप्पी रहेगा तुम्हारी फैमिली के साथ। और अब शायद वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। वांगजी चिंता मत करो, मैंने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं, सब कुछ अर्न कर दिया है मैंने उसके लिए।
अब हमारे बेटे को कोई चिंता नहीं होगी, चिंता मत करो वांग जी। वांग जी वेइंग को देखते और बोलता, हाँ हाँ वेइंग, बिल्कुल, आई लव यू वेइंग, आई लव यू टू, आई लव यू सो मच। वेइंग वांग जी को देखता और बोलता, आई लव यू टू लैंसन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। वांग जी बोलता है, मैं भी वेइंग। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी वेइंग के हाथ को पकड़ता है और उस पर वो टैटू देखता है, और उसके बाद वांग जी वेइंग के उस हाथ पर किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को फिर से गले लगा लेते हैं। तो इसी के साथ ये फन फिक्शन कंप्लीट होता है। कभी कभी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। वांग जी के मौत के बाद भी वीजिंग ने उसे अपनी यादों में ज़िंदा रखा। वांग जी के जाने के बाद वीजिंग वीक नहीं पड़ा, वो स्ट्रांग बना और उसने अपने बेटे को संभाला और सब कुछ किया उसने। बट वो वांग जी के बिना जी नहीं पाया, उससे वो बहुत प्यार करता है और उसी के आखिरी एहसासों के साथ उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। वो कहते हैं ना, प्यार करना बहुत आसान होता है बट उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसा ही वीजिंग ने किया था। वो अपनी आखिरी सांस तक वांग जी के नाम कर चुका था और उसने सब कुछ किया अपने प्यार के लिए। और इसी के साथ ये फन फिक्शन कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो हमेशा उसके साथ रहिएगा।